आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक तत्व से दूसरे तत्व में, या यूं कहें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में होगा, तो उस आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को, यानी दोनों को आपस में मिला के कहें तो अपचयोपचय अभिक्रियाओं को या रिडॉक्स रिएक्शन को किस प्रकार से बता पाएंगे, वो हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के आधार पर हम रिडॉक्स रिएक्शन को किस प्रकार से बता पाएंगे या परिभाषित कर पाएंगे। कह रहा है हम यह जान चुके हैं कि निम्नलिखित सभी अभिक्रियाओं में या तो ऑक्सीजन या अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के संयोग के कारण सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, या तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कुल मिलाकर के 7वें वर्ग के जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। सल्फर भी ऋण, सल्फर के ऊपर भी पावर आपने ऋण देखा होगा। तो इस तरह के जो हमारे पास तत्व हैं, इनकी जब रिएक्शन हो रही है सोडियम से, तो कह रहा है कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। साथ साथ क्लोरीन, ऑक्सीजन तथा सल्फर का अपचयन भी हो रहा है। तो साथ साथ सल्फर का अपचयन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सल्फर निगेटिव में है और यहाँ न्यूट्रल हो जा रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सल्फर 0 में है, 0 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर नेगेटिव में है, तो घटती है तो उसको अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है और इधन सोडियम यहाँ पर 0 है और यहाँ पर पॉजिटिव में हो जा रहा है। पॉजिटिव में कुछ पावर आ रही है, इसका मतलब इनका बढ़ रहा है। तो रासायनिक आबंध के नियमों के आधार पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड हमें आयनिक यौगिकों के रूप में विदित है, यानी एक प्रकार से आयनिक कंपाउंड है। ये हमको पता है रासायनिक आबंध के आधार पर, केमिकल बॉन्ड के नियमों के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि Na+Cl-। तो यहाँ पर देखिए 0 पावर है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गई। यहाँ पर देखिए Na2O-2 है, तो 1 प्लस है और 2 है तो 2 प्लस हो गए। इसी प्रकार यहाँ भी है, तो इसके रूप में लिखना ज़्यादा उचित होगा। तो कुल मिलाकर जो इस तरह लिखा है, इसको इस तरह लिखें तो ज़्यादा उचित होगा। तो विद्युत आवेश उत्पन्न होने के कारण 7.12 से 7.14 तक के अभिक्रियाओं को हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएँ लिखी हैं, इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर Na से Na+ बन रहा है और 2 हैं Na, यहाँ भी 2 हैं, तो कुल मिला के 2 पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो 2 पॉजिटिव होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन लिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से देखिए इसमें, यहाँ पर इसी में देखिए Cl2 है,
तो Cl2 में यहाँ पर 0 है और इधर 2 Cl हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर ऋण तो 1 लिखा है, लेकिन 2 Cl है तो 2 ऋण हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। तो Na से जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो Cl 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही है। तो चूंकि यहाँ लॉस हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ 0 से प्लस बन रहा है, और यहाँ पर गेन हो रहा है, यानी यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अपचयन या रिडक्शन है। वही प्रक्रिया यहाँ पर है, देखिए 2Na सॉलिड प्लस हाफ O2, ये प्लस हाफ इधर होना चाहिए, गलती से लिख गया है। Na सॉलिड यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा है, 2Na ये हाफ इधर होगा तो बन जाएगा, हाफ इधर होगा तो वो बार बचेगा। तो यहाँ पर देखिए Na2 प्लस हो गया और वो -2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 Na है, Na2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तब 2 प्लस आए। यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तब -2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, तो कुल मिलाकर निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो पॉजिटिव बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, निगेटिव बढ़ेगा तो रिडक्शन या अपचयन। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2Na प्लस सल्फर हो गया, इससे Na2 प्लस और S -2 बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ तो Na2 प्लस बना। यहाँ पर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, निगेटिव चार्ज का बढ़ना रिडक्शन या अपचयन। तो ये चीज़ हमको क्लियर हुई। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है सुविधा के लिए उपरोक्त अभिक्रियाओं को 2 चरणों में लिखा जा सकता है, एक में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन तथा दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। दृष्टांत रूप में सोडियम क्लोराइड के संभावन को अधिक परिष्कृत रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों रिएक्शन को अलग अलग अगर हम लिखें, 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस से 2NaCl सॉलिड बन रहा है, तो 2Na सॉलिड से 2Na प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। Cl2 गैस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो 2Cl माइनस बन गए। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन या अपचयन कहलाएगा। तो उपरोक्त दोनों चरणों को अर्ध अभिक्रिया कहते हैं, हाफ रिएक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि अभिक्रिया को हमने आधा आधा कर दिया है, तो इनको अर्ध अभिक्रिया या हाफ सेल रिएक्शन बोलेंगे। अगर सेल के अंदर होंगी तो हाफ सेल कहेंगे। कह रहा है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अभिलिप्तता साफ साफ दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है। 2 अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने के से एक पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस से 2Na प्लस Cl माइनस सॉलिड या 2NaCl सॉलिड बनेगा। तो पूरी रिएक्शन जो यहाँ लिखी है वही हमको प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 7.12 से 7.14 तक के अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस, अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही बात जो हमने बताया उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया। अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होगा, ग्रहण होगा, तो उस अभिक्रिया को अपचयन या रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि स्पीसीज के आपसी व्यवहार की पारंपरिक अवधारणा तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के परस्पर मिलाने से ही ऑक्सीकरण और अपचयन की नई परिभाषा प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परस्पर मिलाने से ही ऑक्सीकरण और अपचयन की नई परिभाषा प्राप्त होती है।
7.12 से 7.14 तक की अभिक्रियाओं में सोडियम जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो खुद तो ऑक्सीकरण होगा उसका, इसका मतलब ये दूसरे का अपचयन कर सकता है। तो खुद तो ऑक्सीकृत हो रहा है लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है, अपचयन। तो दूसरे के लिए किस तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अंग्रेजी में, क्योंकि यह क्रिया करने वाले प्रत्येक तत्व को इलेक्ट्रॉन देकर अपचयन में सहायक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उससे निकले हैं किसी को दिए जाएंगे और जिसको दिए जाएंगे उसका क्या होगा, अपचयन या रिडक्शन होगा। क्लोरीन, ऑक्सीजन तथा सल्फर अपचयित हो रहे हैं और ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो अपचायक का कार्य कर रहा है, लेकिन क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर का अपचयन हो रहा है तो उसका उल्टा ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इनका खुद का अपचयन हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहे हैं। तो सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब Cl2 सोडियम के लिए ऑक्सीकारक का काम कर रही है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, क्योंकि ये सोडियम द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये सोडियम द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। तो सारांश रूप में हम क्या कह सकते हैं, नीचे दिया जा रहा है। तो देखिए सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, अपचयन किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक, अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक। कितना बढ़िया इसने लिख दिया। तो इन पॉइंटों को ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको जो बातें डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उदाहरण 7.2 कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया एक अपचयोपचय अभिक्रिया है, औचित्य बताइए। मतलब किस प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों प्रकार की क्रिया इसमें हो रही है या रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाला यौगिक एक आयनिक पदार्थ है, NaH एक आयनिक पदार्थ है, क्योंकि Na+ और H- के रूप में इसे हम तोड़कर अलग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान देना है कि पदार्थ आयनिक होना चाहिए। अभी तक आयनिक पदार्थ के लिए बात हुई है, यहाँ पर देखिए +- बनना चाहिए, तभी हम ऑक्सीकारक और रिड्यूसिंग अपचयक की बात कर पाएंगे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि आयनिक यौगिक होना आवश्यक है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाला यौगिक एक आयनिक पदार्थ है। जब आयनिक है तभी हम रिडॉक्स यानी अपचयोपचय या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, जिसमें Na+H- से प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः इसकी अर्ध अभिक्रिया इस प्रकार होगी। ध्यान दीजिए, फिर से ऊपर भी हमने बताया है और फिर बता रहे हैं कि H हमें ज़्यादातर H+ के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर H- के फॉर्म में है। तो ये बात निर्भर करती है कि जो साथ मिल करके यौगिक बना है या कंपाउंड बना है उसमें साथ वाला अगर ज़्यादा विद्युत धनात्मक होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो हाइड्रोजन हमारा H- के रूप में रहेगा, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, तो फिर हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव के रूप में रहेगा। जैसे अगर HCl की बात करें तो इसको तोड़ेंगे तो H+ और Cl- में टूटेगा, लेकिन यहाँ पर यानी ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है इसलिए H- के रूप में है। यहाँ पर Cl ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो H हमारा विद्युत धनात्मक की तरह काम करेगा। तो ये बात हमें ध्यान देना। अतः इसकी अर्ध अभिक्रिया इस प्रकार होगी। तो 2Na से 2Na++ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ताकि ये पॉजिटिव बन सके,
और तथा दूसरी में क्या होगा, H2 गैस से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो 2H माइनस बनेगा। तो इस अभिक्रिया का 2 अभिक्रियाओं में विभाजन सोडियम के ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन के अपचयन का प्रदर्शन करता है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम पॉजिटिव ग्रहण करता है तो ऑक्सीकरण होगा, और हाइड्रोजन निगेटिव का ग्रहण करता है तो इसलिए अपचयन होगा। इस पूरी अभिक्रिया को अपचय-उपचय अभिक्रिया कहते हैं। ये बात निकल करके सामने आई। अब देखिए बीकर में रखे कॉपर नाइट्रेट तथा जिंक के बीच होने वाली अपचयोपचय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए कि बीकर के अंदर अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर नाइट्रेट विलयन में Zn की छड़ डाली गई है। तो कॉपर नाइट्रेट का विलयन है, इसमें Zn की छड़ डाल दी गई। प्रारंभिक अवस्था में विलयन इस तरह नीला है। अब नीले रंग की तीव्रता में कमी आ रही है। ये मीडियम यानी मध्यवर्ती अवस्था है। ये कौन सी है, इंटरमीडिएट स्टेज है। कौन सी स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है। अब यहाँ पर क्या है, अंततः Cu+2 का Cu में निक्षेपण। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि Cu+2 के रूप में Cu इस छड़ में जमा हो जाता है, यानी Cu+2 आयन के रूप में, कॉपर आयन के रूप में यहाँ पर Cu का निक्षेपण हो जाता है, यानी जमा हो जाता है। तो Zn पर Cu का निक्षेपण ये अंतिम अवस्था है। तो बीकर में रखे कॉपर नाइट्रेट तथा जिंक के बीच होने वाली अपचयोपचय अभिक्रिया, तो अपचयोपचय यानी रिडॉक्स अभिक्रिया का ये चित्रीय निरूपण एक तरह से हम लोगों ने किया। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं, जाहिर सी बात है इसमें जैसा नाम लिखा है प्रतियोगी शब्द, तो प्रतियोगी का मतलब जो भी तत्व हमारे पास होंगे उनमें कंपटीशन होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा। जैसे नीट की परीक्षा में कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा योग्य होगा वो सिलेक्ट होगा। तो जैसा कि चित्र 7.1 में दर्शाया गया है, इस फिगर में हमने ये देखा है, इस फिगर में तो इसी को कह रहा है कि जिंक धातु की एक पट्टी को 1 घंटे के लिए कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में रखा गया है। आप देखेंगे कि धातु की पट्टी पर कॉपर धातु की लाल रंग की परत जमा हो जाती है तथा विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। जिंक आयन Zn+2 का उत्पाद के रूप में बनना Cu+2 के रंग के विलुप्त होने से लिया जा सकता है। तो Zn+2 उत्पाद के रूप में बनता है और Cu+2 अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में उस क्षण में जमा हो जाता है। तो इसलिए Cu+2 जब जमा हो गया तो नीला रंग खत्म हो गया। तो वही कह रहा है कि जिंक आयन Zn+2 का उत्पाद के रूप में बनना यानी प्रोडक्ट के रूप में बनना और Cu+2 के रंग के विलुप्त होने से लिया जा सकता है। यदि Zn+2 वाले रंगहीन घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजारें तो जिंक सल्फाइड यानी ZnS अवक्षेप का सफ़ेद रंग अमोनिया द्वारा विलयन को क्षारीय करके देखा जा सकता है। तो अब कह रहा है कि Zn+2 का उत्पाद बना यानी Zn+2 आयन बन गया, इसलिए रंगहीन हो गया विलयन। अब अगर इसको हमें और कायदे से देखना है तो इसमें H2S गैस गुजार दिया जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजार दिया जाए तो क्या होगा, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा ZnS का, और ये सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद रंग, अवक्षेप नहीं, सफ़ेद रंग प्राप्त होगा विलयन का। और इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, अमोनिया द्वारा इसको क्षारीय करके देख सकते हैं, यानी एल्कलाइन कर देंगे अमोनिया मिला करके, तब इस सफ़ेद रंग को हम देख सकते हैं। जिंक धातु तथा कॉपर नाइट्रेट के जलीय घोल के बीच होने वाली अभिक्रिया निम्नलिखित है। तो जिंक धातु और कॉपर नाइट्रेट जो ऊपर हमने देखा, तो कैसे रिएक्शन होगी उसको देख सकते हैं। तो Zn सॉलिड है और Cu+2 एक्वस है, जलीय विलयन में Cu+2 है। तो ये अभिक्रिया करके
Zn+2 बना देता है और Cu सॉलिड के रूप में बन जाता है। ये एक तरह से अर्ध अभिक्रिया है, क्योंकि नाइट्रेट से रिएक्शन होना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अभिक्रिया 7.15 में जिंक से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से Zn+2 बनता है। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन जब निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तब जाके Zn+2 बना, और वो 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 ने ग्रहण किया, तो यहाँ पर +2 चला गया, न्यूट्रल Cu प्राप्त हो गया। इसलिए जिंक का ऑक्सीकरण होता है। जिसकी ऊपर पावर बढ़ेगी वो ऑक्सीकरण होगा उसका, जिसकी पावर घटेगी वो रिडक्शन होगा या अपचयन होगा। तो जिंक की पावर बढ़ रही है 0 से +2, तो ऑक्सीकरण इसकी Cu+2 से 0 हो रही है, तो कॉपर का अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। इसलिए जिंक का ऑक्सीकरण है, क्योंकि जिंक का पावर बढ़ रहा है। स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन निष्कासन से जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तब पावर बढ़ रही है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से अपचयन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से कॉपर का अपचयन हो रहा है। जिंक द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति से कॉपर आयन अपचयित हो रहा है। तो जिंक जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसको कॉपर ग्रहण कर रहा है, इसलिए कॉपर का अपचयन हो रहा है। अभिक्रिया 7.15 को हम इस प्रकार दोबारा लिख सकते हैं। तो Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस बन रहा है, जलीय विलयन। यहाँ कॉपर का जलीय विलयन है, इससे Cu सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में छड़ में जमा हो रहा है, जैसा हमने फिगर में देखा। तो यहाँ पर Zn सॉलिड से Zn+2 बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहाँ पर Cu+2 से Cu बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई। अब हम समीकरण 7.15 द्वारा दर्शाई गई अभिक्रिया की साम्य अवस्था का अध्ययन करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम कॉपर धातु की पट्टी को जिंक सल्फेट के घोल में डुबो कर रखते हैं। तो कॉपर धातु की जो पट्टी है, कॉपर धातु की जो प्लेट है कह सकते हैं, उसको जिंक सल्फेट में डुबो कर रखते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया दिखलाई नहीं देती है और ना कि Cu+2 का वो परीक्षण सफल होता है, जिसमें विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर क्यूपरिक सल्फाइड यानी CuS अवक्षेप का काला रंग मिलता है। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया दिखलाई नहीं देती। यह परीक्षण बहुत संवेदनशील है, यानी सेंसिटिव है, परंतु फिर भी कॉपर आयन का बनना नहीं देखा जा सकता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभिक्रिया 7.15 की साम्य अवस्था की अनुकूलता उत्पादों की ओर है। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉपर का परीक्षण करते हैं तो जिंक सल्फेट के घोल में डुबो करके कॉपर की छड़ को रखते हैं, तो फिर से ZnS नहीं बनता है। कॉपर धातु की छड़ को जिंक सल्फेट से के घोल में डुबो कर रखते हैं, तो जिंक सल्फेट टूट करके यहाँ जिंक की जगह कॉपर नहीं आता है, उल्टा नहीं होती रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे चल रही है तो ऐसे उल्टा नहीं चल पा रही है। तो वही कह रहा है कि इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभिक्रिया 7.15 जो ये हुई कि साम्य अवस्था की अनुकूलता उत्पादों की ओर है, यानी प्रोडक्ट की ओर है, इसलिए ऐसा हो रहा है, उल्टा दिशा में नहीं चल पा रही। आइए अब हम कॉपर धातु तथा सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया को चित्र 7.2 में दर्शाई गई व्यवस्था के अनुसार घटित करें। तो अब इसमें जिंक सल्फेट में रख के घोल में रखा गया कॉपर धातु की छड़ को, तो कोई अभिक्रिया उल्टी दिशा में नहीं हुई, जो बन गया उसी तरफ रही, उल्टा CuS नहीं बना। फिर से जिंक सल्फेट से कॉपर सल्फेट नहीं बना, जिंक Zn+2 के रूप में नहीं अलग हुआ। कहने का मतलब यह है कि उल्टा अभिक्रिया नहीं चली, Zn के रूप में नहीं मिला, उल्टा नहीं चली। मतलब
तो अब कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे कि कॉपर धातु तथा सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन लेंगे और उसमें होने वाली अभिक्रिया जो 7.2 फिगर इसमें दिखाई गई है इसके बारे में समझेंगे। तो आयन बनने के कारण घोल का रंग नीला हो जाता है जो निम्नलिखित अभिक्रिया के कारण। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डूबी कॉपर की छड़, तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं और इसमें कॉपर की छड़ को डुबो देते हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने कॉपर नाइट्रेट के विलयन में जिंक की छड़ डुबोई थी, तो ये उल्टा अभिक्रिया नहीं हो रही थी जब हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया था। तो अब जिंक सल्फेट का न ले करके कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का लिया है और उसमें कॉपर की छड़ डुबो रहे हैं। तो देखिए विलयन एकदम व्हाइट है, दिख नहीं रहा। अब क्या होगा, धीरे धीरे देखिए नीले रंग का विकसित होना, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती अवस्था धीरे धीरे नीला रंग आ रहा है। यहाँ पर पूरा नीला रंग आ गया, तो नीले रंग की तीव्रता में वृद्धि। तो छड़ पर सिल्वर का निक्षेपित होना, तो यहाँ छड़ पर क्या है, सिल्वर जमा हो गई, चांदी जमा हो गई और विलयन में कॉपर आयन आ गए होंगे। तो चूंकि कॉपर आयन का रंग नीला होता है इसलिए विलयन नीला हो गया। तो इस बीकर में कॉपर धातु और सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली अपचयोपचय अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉपर सॉलिड है और ये Ag+ है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है तो जब टूटेगा विलयन तो Ag+ आयन मिलेंगे। AgNO3 टूटेगा तो Ag+ और NO3- टूटे बनेगा, तो 2Ag+ जो टूट के Ag+ बना उसको केवल लिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+2 एक्वस बन जाता है, Cu+2 का जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में यही Cu+2 आयन है और इनका रंग जो कि नीला होता है, इसलिए जलीय विलयन नीला हो गया। और यहाँ पर Ag+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag 0 हो जाता है। तो यहाँ Cu सॉलिड का Cu+2 में ऑक्सीकरण होता है। जाहिर सी बात, पॉजिटिव बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन, निगेटिव बढ़ने का मतलब रिडक्शन या अपचयन। तो वही कह रहा है कि यहाँ Cu सॉलिड का Cu+2 में ऑक्सीकरण होता है तथा Ag+ का Ag सॉलिड में अपचयन होता है। साम्य अवस्था Cu+2 एक्वस तथा Ag सॉलिड उत्पादों की दिशा में बहुत अनुकूल है। तो साम्य अवस्था इस दिशा में अनुकूल है कि Cu+2 बने और Ag सॉलिड बने। विषमता के तौर पर निकिल सल्फेट के घोल में रखी गई कोबाल्ट धातु के बीच अभिक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो अब क्या कह रहा है कि अगर कोबाल्ट की छड़ को निकिल सल्फेट के विलयन में अगर डाल दिया जाए तो NiSO4 में Na+2 आयन बनेगा। तो अब देखिए इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या घटित हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट सॉलिड है और NiSO4 में Na+2 से क्या हो रहा है कि कोबाल्ट आयन बना लेता है विलयन में, तो Cu+2 एक्वस हो गया। और निकिल जो जलीय विलयन में निकिल सल्फेट था, तो निकिल छड़ में जम करके न्यूट्रल अवस्था में प्राप्त होता है Na ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करके Na बना लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cu+2 बन गया। तो रासायनिक परीक्षणों से यह विदित होता है कि साम्य अवस्था की स्थिति में Na+ एक्वस व Na+2 एक्वस व Cu+2 एक्वस दोनों ही सांद्रता माध्यम होती हैं। यह परिस्थिति ना तो अभिक्रिया CO सॉलिड या Na+2 एक्वस ना ही उत्पादों Cu+2 एक्वस और ना Na सॉलिड के पक्ष में है। तो दोनों ही सांद्रता माध्यम है, यानी कंसंट्रेशन से मतलब है। देखिए यहाँ कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट बोथ Na+2 एक्वस एंड Cu+2 एक्वस आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। तो जब मॉडरेट मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 शब्द होते हैं। मॉडरेट का मतलब मध्यम, तो मध्यम सांद्रता जब होती है उस कंडीशन में ये मिलते हैं।
तो अब देखिए क्या कह रहा है आगे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए यह प्रतियोगिता प्रसंगवश हमें अम्लों के बीच होने वाली प्रोटॉन निष्कासन की प्रतियोगिता की याद दिलाती है। तो यहाँ पर देखिए जितनी अपक्रियाएं पढ़ी गई, तो कब किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये एक तरह से प्रतियोगिता जैसे हो रही है कि एक तरफ निकल रहा है तो दूसरी चीज डालने पर जरूरी नहीं कि उल्टा अभिक्रिया हो जाए, तो एक प्रतियोगिता जैसा प्रतीत होता है। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए यह प्रतियोगिता प्रसंगवश हमें अम्लों के बीच होने वाली प्रोटॉन निष्कासन की प्रतियोगिता की याद दिलाती है। तो जैसे हम लोग एसिड बेस पढ़े थे तो वहाँ प्रोटॉन निकलता था, तो वहाँ भी कंपटीशन इसी प्रकार होता था, वही प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। इस समरूपता के अनुसार इलेक्ट्रॉन निष्कासन की प्रवृत्ति पर आधारित धातुओं तथा उनके आयनों की एक सूची उसी प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग एसिड और बेस की सूची तैयार किए थे, वैसे यहाँ भी तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार अम्लों की प्रबलता की सूची तैयार की जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी सूची तैयार कर सकते हैं। तो वास्तव में हमने कुछ तुलनाएं भी की हैं। हम यह जान गए हैं कि जिंक कॉपर को तथा कॉपर सिल्वर को इलेक्ट्रॉन देता है, जैसा अभी ऊपर हमने पढ़ा। इसलिए इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता का क्रम जिंक का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम कॉपर का, फिर उससे कम Ag का हुआ। ऐसा अभिक्रिया से पता चला। तो हम इस क्रम को विस्तृत करना चाहेंगे, इस क्रम को और विस्तृत करना चाहेंगे ताकि एक सीरीज बन जाए, ताकि धातु सक्रियता सीरीज अथवा विद्युत रासायनिक सीरीज बना सके, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन सके। इलेक्ट्रॉन कौन कितनी पावर से निकाल सकता है। तो विभिन्न धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की प्रतियोगिता की सहायता से हम ऐसे सेल बना सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो। इन सेलों को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी हो सकेगा। इस प्रकार से ये एक सेल का काम करेगा, यानी ऊर्जा स्रोत देने का काम करेगा। तो इस प्रकार से हमने ये चीज पढ़ी। अब आगे आ जाता है ऑक्सीकरण संख्या, अंग्रेजी में इसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं।